नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। रामनवमी के दिन देश के कई राज्यों में दंगे हुए। कुछ जगहों पर हिंसा के तार पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े। ये संगठन 16 साल पहले बना था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों ऐसे मामले हैं जब पीएफआई पर दंगा भड़काने, मुस्लिम समुदाय के लोगों को उकसाने के आरोप लगे। ये संगठन विवादों में है और खबरें यह है कि जल्द इसे बैन भी किया जा सकता है। हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, आपको इसके पीछे का मकसद बता दें। महाराष्ट्र के मुंब्रा में कल पीएफआई के एक नेता मतीन शेखानी का एक वीडियो सामने आया जो जबरदस्त वायरल है। उस पर लोगों के इकट्ठा कर कर उन्हें उकसाने भड़काने का आरोप लगा। लिहाजा उद्धव सरकार ने आईपीसी की 3 बेहद हल्की धाराएं लगाते हुए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि हल्की धाराएं क्यों लगाई गई, लेकिन सबसे पहले आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। स्पीच बहुत लंबी थी मतीन शेखानी की और ऐसी कई सारी बातें हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो करंट मुद्दे भी हैं। उन्हें लेकर उन्होंने जो कुछ कहा उसे हम पूरी तरह से अनकट तो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर जो उसने धमकियां दी वो आपको सुनना जरूरी है। मुंब्रा पुलिस से भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को बोंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात याद रखना। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस सब में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये धमकी दी गई, खुलेआम दी गई। मतीन शेखानी के भाषण में अंजाम भुगतने की चेतावनी दिखाई देती है, लेकिन मतीन अपने बयान को गलत नहीं मानते। इंडिया टीवी ने जब उनसे सवाल किया तो मतीन शेखानी ने कहा कि भाषण का मतलब गलत निकाला गया। पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि इस तरह से मुंब्रा के शहर को और पूरे महाराष्ट्र के शहर को, जो हमारी संस्कृति है एक अमन की, शांति की, वो हमको पालना है और पुलिस प्रशासन उसको हमने रिक्वेस्ट की है। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है उस संविधान के तहत हम जो भी आगे का हमारा संघर्ष है वो हम करेंगे। इसके अंदर दंगली भड़काना या फिर माहौल को ख़राब करना, ऐसा हमारा कभी भी, या धमकी देना, हमारा कभी भी वो स्टैंड नहीं है। हम पॉलिटिकल, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, सामाजिक काम करता हूँ। सामाजिक आदमी है, सामाजिक काम करते हैं, और सामाजिक आदमी अगर खुलेआम भीड़ को उकसाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, सवाल पूछा जाएगा। बात ठाकरे सरकार की भी कर लेते हैं। आपने मुंब्रा के भड़काऊ भाईजान को साफ सुना। सवाल यह है कि इस धमकीबाज पीएफआई नेता पर ठाकरे सरकार इतनी सॉफ्ट क्यों है? हल्की धाराएं लगाई गई हैं। इस तरह 25 लोग इकट्ठा करके भड़काऊ भाषण देने वाले पीएफआई नेता से नरमी क्यों बढ़ती जा रही है? सवाल यह भी उठता है कि क्या गठबंधन सरकार की वजह से ठाकरे सरकार मजबूर है? ये सारे सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले ठाकरे सरकार के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस काम कर रही है। आगे उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। बार बार बता रहा हूँ कि इसमें पुलिस बिल्कुल तैयारी में है। ऐसा कोई भी धमकी कोई भी नहीं दे सकता। उसके लिए पुलिस एक ठीक तरह से डील करेगी। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ आज चर्चा के लिए मुकाबला में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता राजीव जेटली, दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और यूएमएफ की ओर से शाहिद अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट। शाहिद अली हमारे साथ जुड़ गए, आप तीनों का ही स्वागत है। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले तो राजीव जेटली जी, महाराष्ट्र सरकार क्या कदम उठा रही है पीएफआई के खिलाफ, ये बात बाद में आती है, लेकिन चाहे यूपी सरकार हो, यूपी पुलिस हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, एनआईए हो, ये तमाम वो ऐसी एजेंसीज हैं जो अपनी रिपोर्ट पहले ही केंद्र सरकार को भेज चुकी हैं कि कैसे पीएफआई की भूमिका संदिग्ध नजर आती है।
ऐसे कई सारे सबूत मिलते हैं जिसमें ये पता चलता है कि पीएफआई का दरअसल ये सिमी का एक बदला हुआ रूप है और कुछ नहीं है। इसके बावजूद अभी तक पीएफआई पर बैन नहीं लगाया गया। इसके पीछे जरूर सरकार के पास भी कोई ठोस तर्क होगा। देखिए, पहले तो आपने कहा कि पीएफआई के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, सभी ने अपने इनपुट दिए और हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने इस बात को रखा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जल्द से जल्द पीएफआई के ऊपर बैन लगाया जाएगा। ये जो आपने नाम बताए हैं ना मीनाक्षी जी, ये बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इस लिस्ट को देखेंगे आप तो आम आदमी जो होता है ना, देश में चल रहा होता है, बाहर बोर्ड लगा हुआ देखेगा, उसे लगेगा पता नहीं कौन सा ये संगठन है, कितने अच्छे अच्छे काम करते होंगे। ये पीएफआई, एनडीएफ, केडीएफ, सिटीजन फोरम गोवा का, कम्युनिटी सोशल एंड एजुकेशन सोसाइटी, आप अगर कहीं लगा हुआ देखेंगे तो आप सोचेंगे किसी कॉलेज के बाहर से निकल रहे हैं, स्कूल होगा शायद इसके अंदर। नागरिक अधिकार समिति, नागरिकों की अधिकारों की जो है ना लड़ाई करने वाला एक संगठन जो आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे संगठन मिलकर फिर एक पॉलिटिकल ग्रुप भी बना दिया गया है जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसने अभी पंचायत का चुनाव भी केरला के अंदर लड़ा। ये इतना कंफ्यूज करने वाला सिस्टम है। जिनको एक छाता चाहिए होता है, छाता मतलब जो छतरी होती है ना, जो बारिश में चाहिए होती है, वो छतरी इनको वहां मिलती है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। वो केरला में मिल जाती है, आप महाराष्ट्र में आपने देख लिया, वो राजस्थान में आपने देख लिया, जहां के मुख्यमंत्री ने पीएफआई को खुद फेलिसिटेट किया। तो ये छतरी ढूंढते हैं और इनको छतरी वहां मिलती है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है। और हमारी सरकार ने तो कड़ा कदम उठाया है पीएफआई के खिलाफ। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में साफ साफ पाया गया। मैं आपको इससे भी पहले एक बात बताना चाहता हूं, केरला की गवर्नमेंट जो सबसे ज्यादा इनको खाद डालती है, केरला की गवर्नमेंट ने भी जो हलफनामा, जो एफिडेविट दिया अपने हाई कोर्ट में, उसमें बताया कि पीएफआई लगभग 90 हत्याओं के अंदर लिप्त है। 90 हत्या तो वो सरकार बता रही है, जो सरकार खुद खाद और पानी देती है इनको। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना खतरनाक संगठन जो सरकार को भी मजबूर कर देता है खाद और पानी देने के लिए। मैं समझ के राजीव जी आपकी तमाम बातें कि मान लीजिए कि आतंकी संगठन की तरह काम कर रहा है, ये जगह जगह दंगा भड़काने की कोशिश करता है। इसके हाथ अभी रामनवमी के जुलूस पर हुए पत्थरबाजी में भी सामने आए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स कहती हैं। हालांकि खुलकर अभी तक मध्य प्रदेश सरकार पूरी डिटेल सामने नहीं रख रही है क्योंकि जांच का विषय है। तो फिर इंतजार किस बात का किया जा रहा है? केंद्र सरकार किस बात का वेट करे? क्या कोई और बड़ा कोई अनहोनी घट जाए, कोई बड़ी घटना घट जाए, तब फिर इस पर बैन लगाया जाएगा? नहीं मीनाक्षी जी, ये तो बैन हो लगेगा ही लगेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि बरसात आ रही है, बिलों में पानी जा चुका है, बिल में से बाहर निकल के आ रहे हैं। 2 दिन से डिबेट कर रहे हैं हम लोग। अभी तक 2 दिन तक जो लोग बड़े सभ्य तरीके से बात रखते थे ना कि हम चाहते हैं हमारे हनुमान चालीसा पढ़ी जाए, या हम मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रही है सरकारें, हमारे खिलाफ भेदभाव हो रहा है, आप देखिए ना वो निकल करके बाहर आ गए हैं। ये बहुत देर तक छुपने वाले लोग नहीं थे। जो मुंबई के अंदर, जो ठाणे के अंदर हुआ, जो आप दिखा रहे हैं, आप देखिए उनकी भाषा कैसे बदलती हुई नजर आ रही है। असल में जो अब आपने बाइट लिया वो उनकी असली भाषा नहीं है। असली भाषा वही थी जो उन्होंने बोली कि आप दिखाइए, अगर किसी भी मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर उतारा गया तो हम दिखा देंगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, शाहिद अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट से जुड़े हुए हैं। शाहिद अली जी, देखिए जो बातें राजीव जेटली जी ने कही और जो मतीन शेखानी को मैंने बोलते हुए सुना, उन्होंने कहा कि आज आवाज उठाना और बात करना भी मुश्किल हो गया। ये कहाँ मुश्किल हो रही है बात करने में? कौन सी तकलीफ आ रही है? वो ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर दरगाह को जला दिया गया। उन्होंने इस बात का जिक्र तो नहीं किया कि कैसे साजिशन कब्रिस्तान के सामने से गुजर रही रामनवमी के जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, उनको अटैक किया गया। वो कह रहे भीड़ तंत्र के जरिए नंगी तलवारों से हजारों लोग रोड पर आ गए। उन्होंने इस बात का तो जिक्र नहीं किया कि खरगोन में कैसे शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहे रामनवमी के जुलूस पर एकाएक पत्थरबाजी की गई, पुलिस को टारगेट किया गया, नंगी तलवारें लेकर कौन चल रहा था और कैसे हिंदू घरों में रहने वाले हिंदुओं को भी टारगेट किया गया। ये किस तरीके की उकसावे वाली भाषा मतीन इस्तेमाल कर रहे हैं? जोशी जी, आपने खारगोन की बात करी। खारगोन में झगड़ा जो हुआ उससे पहले वहां पर कपिल मिश्रा गए। कपिल मिश्रा के स्टेटमेंट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से कहना चाहूंगा, राजीव जी से, कि जरा अपने गिरवा में झांक लिया करें। कानून सभी के लिए होना चाहिए, कानून से वर्ग विशेष के लिए तो नहीं है ना। एक आदमी ने कहा कि आपने लाउड स्पीकर को हटाओगे तो हम देख लेंगे। कपिल मिश्रा पर आपने एफआईआर दर्ज करवाई सर? अब सुनिए जोशी जी, अब सुनिए जोशी। नहीं, मैं तो चाह रही हूँ कि कानूनी प्रक्रिया क्या अपनाई गई। शाहिद अली, क्या कपिल मिश्रा पर आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई? मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना वहां पर। तो क्या हुआ? एफआईआर तो दर्ज करवाई जा सकती थी।
एक दो नहीं, हजारों कंप्लेंट दे रखी है कपिल मिश्रा के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के उन अफसरों के खिलाफ जिन्होंने बुलडोज किए मकानों को इलीगल तरीके से। लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जिसको जो सरकारें हैं, जिस पार्टी की सरकार है, वही इम्प्लीमेंट करेंगे ना। लेकिन वहां तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तमाम चीजें मुसलमानों के खिलाफ करनी है। लेकिन अगर कोई मुसलमान ये बोलता है कि आप लाउड स्पीकर हटाओगे तो हम देख लेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। राज ठाकरे को उस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, जो पूरी तरह से भड़काने के लिए वो देता है कि साहब हम यहाँ पर रात दिन ये कर देंगे अगर आपने नहीं हटाया तो। कपिल मिश्रा ने जो वहां पर हर गांव में जाकर भाषण दिया कि हम हर घर के अंदर घुस कर मारेंगे, और मस्जिदों के अंदर जाकर के वहां पर नारेबाजी करवाई, वहां पर पूरी तरह से इंस्टिगेटिंग नारे लगवाए, वो सब चीजें आपके संज्ञान में नहीं आती हैं। वो सब चीजें नहीं, अब मैं शाहिद जी मैं दोबारा आपसे पूछती हूँ नहीं करते कि तो कपिल मिश्रा ने अगर इंस्टिगेट किया, ये आपका आरोप है। सुनिए अली साहब, सुनिए शाहिद जी, मेरी बात पूरी सुनिए ना, मैं आपको जवाब देने का मौका दे रही हूँ ना। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर बिहार में जाकर कोई मस्जिद के ऊपर भगवा लहरा देता है, अगर खरगोन में जाकर कोई हिंदूवादी नेता अगर जाकर इंस्टिगेट करने वाली भाषा को इस्तेमाल करता है, तो क्या किसी समुदाय को यह हक मिल जाता है कि वो कानून अपने हाथ में ले ले और शांतिपूर्वक तरीके से निकल रही शोभा यात्रा पर पथराव कर दे? आप इसे ठीक मानते हैं? आपकी बात कंप्लीट हो गई, आपका सवाल कंप्लीट हो गया? जी जवाब दें। मेरा इस पर जवाब ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं अपने गिरवन में झांक लीजिए। जहां पर मस्जिदों को बुलडोज किया जा रहा है, दरगाहों को बुलडोज किया जा रहा है, उनके खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं लेते? अगर कहीं पर कोई मुसलमान गलत कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बात क्या करते हैं कि मस्जिदों को तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, दरगाहों को तोड़ने के जलाने के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, भड़काने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन कोई एक मुसलमान अगर ये बोलेगा कि साहब लाउड स्पीकर हटाया तो हम देख लेंगे, तो आपको इतनी बड़ी बात उसके अंदर नजर आ गई। जो कानून के हिसाब से कार्रवाई बनती है इनके खिलाफ भी कीजिए, मना नहीं कर रहे हम, बिल्कुल करिए। जो भी इस देश को तोड़ने की कोशिश करता है, देखिए परसों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नफरत की पॉलिटिक्स को खत्म करवाइए, ये देश को तोड़ने की राजनीति खत्म होनी चाहिए, ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति हिंदुस्तान में नहीं चलनी चाहिए। हम उस चीज को, आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। जो भी गलती करता है, जो भी कानून को तोड़ता है, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो। राजीव जी के अंदर अगर हिम्मत है तो इस बात को करवाएं, क्यों उन लोगों के खिलाफ एक्शन करवाएं। ठीक है शाहिद अली, आपको कहने का मतलब यह है कि खरगोन में जो कपिल मिश्रा ने जाकर किया था, उसी एक्शन का वो रिएक्शन है कि शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही शोभा यात्रा के ऊपर पत्थर बरसा दिए गए, उसी एक्शन का ये रिएक्शन है सर? एक्शन के रिएक्शन की बात ही नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूं आपने तो यही बोला ना कि कपिल मिश्रा पर मैंने आपसे पूछा कि कार्रवाई हुई या नहीं हुई, इस पर बीजेपी जवाब देगी। लेकिन मेरा सवाल बड़ा बेसिक सवाल है। मैं ये कह रही हूँ कि मतीन शेखानी को इस बात की इजाजत कैसे मिल जाती है कि अगर एक पक्ष इंस्टिगेट करने वाले भाषण दे रहा है तो वो भी जाके अपने कौम के लोगों को उकसाने लग जाए? ये अधिकार कौन दे देता है? और ये तो मैंने केवल भाषण का एक छोटा हिस्सा आपको सुनाया, पूरा भाषण तो मैं चला भी नहीं रही हूं। मैं पूरा भाषण आपको सुनाऊंगी तो आपको भी हैरानी होगी और आपको दुख होगा इस तरीके की उकसाने वाली भाषा इस्तेमाल की जा रही है। ये काम हम नहीं करते हैं, उकसाने वाली बातें हम नहीं दिखाते हैं। अब विनोद बंसल जी, अब ये तो बड़ा ही बेसिक सवाल है। एक तरफ उकसाया जाएगा तो दूसरी तरफ से भी उकसाया जाएगा और दोनों तरफ से फिर तलवारें खींचेंगी। क्या इस तरीके से देश में शांति लाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, देखिए, उकसाने वाली बात नहीं है। उकसाने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने अगर मुझे गाली दी तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा, या आपने कुछ दो शब्द कुछ मेरे खिलाफ बोल दिया तो मैं अपने छत पर चढ़ करके आपके ऊपर पत्थर फेंकूंगा, पेट्रोल बम जलाऊंगा और उसके बाद मैं आपके घर को भी तबाह कर दूंगा, आपकी दुकान को भी जला दूंगा, आपके वाहन को भी फूंक दूंगा और आपकी बस्ती को भी उड़ा दूंगा। आप देखिए, ये तो वही इलॉजिकल बातें कर रहे हैं जो कि 1946 में कर रहे थे। ये डायरेक्ट एक्शन की धमकी दे रहे हैं सीधे सीधी कि अगर आपने ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे, अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या मतलब है? ये 1946 नहीं है, इसमें रखना। ये समृद्ध राष्ट्र और समृद्ध राष्ट्र की समृद्ध सरकार है यहाँ पर। नहीं, लेकिन जो बात अभी थोड़ी देर पहले शाहिद अली जी ने कही, बंसल जी, वो बात भी तो गलत नहीं है।
अगर कपिल मिश्रा या उनके जैसे और लोग खड़े होकर इस तरीके की धमकियां देंगे कि हम घर में घुस जाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, क्या वो ठीक है? नहीं, ऐसी कौन सी धमकी का आज तक तो पता लगा नहीं। इतने दिनों से ये मामला चल रहा है। ये अचानक ये एसडीपीआई के और ये जो पीएफआई के गुर्गे आकर के आपके टीवी चैनल की डिबेट में इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर कोई लॉजिक है तो इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई क्या? आपने जवाब दे दिया मुझे, आपने 6 बार पूछा, आपने 6 बार पूछा में आया नहीं होगा ये वीडियो। नहीं मीनाक्षी जी, नहीं मीनाक्षी जी, मुझे बताइए कि इन्होंने कोई एफआईआर दर्ज कराई क्या? एक बात। दूसरी बात ये कि क्या इनको ये अधिकार मिल जाता है, अगर मान लो कोई, मैं कहता हूँ XYZ जाकर के कुछ बोल के आ जाता है, तो क्या आपको हत्या करने की धमकी अपना अधिकार दे देता कोई संविधान हमारा? आप मुझे बताइए आखिरकार। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ, देखिए, अगर किसी ने मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा दिया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, भगवा देश की शान है, भगवा देश का मान है, भगवा देश का सम्मान है। मैं कहता हूँ इनको भी भगवा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पूर्वज तो इनके भी हिंदू है। तो उसको लेकर के क्या तुम उसकी हत्या कर दोगे? क्या पेट्रोल पंप जलाओगे? क्या उनके बस्ती को जलाओगे? ये इस तरह का जो ब्लैंकेट बयान जो है ना, ये उन इस्लामिक जिहादियों को ब्लैंकेट बयान है। ठीक है, विनोद बंसल जी का आरोप है, दानिश कुरैशी जी, विनोद बंसल जी का आरोप है कि ये इस तरीके के ब्लैंकेट बयान नहीं दिए जा सकते। अगर मान लीजिए किसी ने गलत बोला भी है तो कानून की प्रक्रिया के तहत उसे सलाखों के पीछे भिजवाएं, कानून की प्रक्रिया के तहत उसका बदला ले, बजाय इसके कि एक मासूम शिवम को आप अस्पताल पहुंचा दें, बजाय इसके कि आप जो है किसी हिंदू घर के ऊपर पेट्रोल बम फेंकने लगे, बजाय इसके कि रामनवमी के जुलूस के आप टारगेट कर दें। देखिए जोशी जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि विनोद बंसल जी जो है ना, अरे बंसल जी आप चुप हो जाए, अब मैं बोल लूं, आप बोल रहे थे मैं खामोश था। जवाब नहीं देंगे। संघ परिवार ने सभ्यता नहीं सिखाई आपको, और ये जो है ना, हमेशा से आग लगाने का काम करते हैं ये लोग, और उनका आपने सभ्यता नहीं सीखी। शासन प्रशासन भी देखते हुए नजर आता है। आप देखिए, अच्छा आप मर्यादा मत सिखाइए। आप ये मत समझिए कि कोई मस्जिद और मदरसा कोई आपका कोई एकाधिकार क्षेत्र है, या कोई मुस्लिम बाहुल बस्ती बन गई तो आपको मिनी पाकिस्तान बना लिया। भारत में रहते हो तो सारी बस्तियां भारतीयों के लिए हैं। अगर आपने यही प्रवृत्ति अपना ली कि मुस्लिम बस्तियों से कोई हिंदुओं का प्रोसेसन नहीं निकलेगा, तो याद रखना, अगर हिंदुओं ने ठान लिया, दानिश जी से मैंने सवाल पूछा था, उनका जवाब आने दे। दानिश जी से मैंने सवाल पूछा था, सभ्यता तो है नहीं कि सवाल आपने मुझसे पूछा तो मैं जवाब दूंगा। दानिश जी की आवाज है, उनसे मैंने सवाल पूछा। बातें करोगे तो घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। धमकी किसी और को देना विनोद बंसल, किसी और को धमकी देना घर से बाहर नहीं निकल पाने की, हिंदू समाज को उसकी बात धमकी नहीं है। अरे तुम्हारे जैसे संविधान द्रोहियों से नहीं है, कुछ नहीं होती। ये भारत है, संविधान द्रोहियों से कोई नहीं डरता। बस्तियों से आप रोक नहीं सकते किसी को जाने से। अरे आप जैसे संविधान द्रोहियों से कोई नहीं डरता बंसल जी। ये गलती ये है कि के बात कर रहे हो, आपको जमाई की तरफ पाला, जिहादियों की तरफ पाला, आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, हम देश से बाहर निकल देंगे। संविधान विरोधी लोगों सांपों को दूध पिलाया, हम संविधान विरोधी लोगों को देश से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, विनोद जी देखिए, मैंने सवाल दानिश जी से पूछा था, थोड़ा सा धैर्य बनाए, और जो पिन पॉइंटेड मेरा सवाल था, मुझे उस पिन पॉइंटेड सवाल का जवाब चाहिए। क्या ये अधिकार मिल जाता है किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाला क्यों ना हो, क्या उसको ये अधिकार मिल जाता है कि अगर किसी ने 2 शब्द बुरे कह दिए तो उसके समाज से आने वाले हर व्यक्ति को आप टारगेट करने लगेंगे? क्या ये सही है? सवाल पूछ रही हैं आप जी, दानिश जी आप ही जवाब दीजिए। तो अब इनसे कह दीजिएगा ये चुप हो जाए, ये बीच में बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। विनोद जी प्लीज जवाब आने दे दानिश का। जी दानिश जी बोले। ठीक है, अब सबसे पहले तो मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, हम किसी का अपमान करना चाहते नहीं है, भगवा इनके लिए सम्माननीय होगा, हमें उससे कोई परहेज नहीं है, हम उसका अपमान भी नहीं चाहते। लेकिन देश का जो सम्मान है वो तिरंगा है, वो प्रियम्बल है, और हमारे देश के जो नेता हैं वो है। भगवा इनके लिए सम्माननीय हो सकता होगा, हमारे लिए नहीं है, इसलिए हम नहीं मानेंगे उसको। सुन लीजिए आप। अच्छा, लेकिन दानिश जी अब आपने एक ऐसी बात बोल दी कि मुझे एक काउंटर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। दानिश जी, अगर भगवा उनके लिए सम्मानित है, अगर आप एक समाज का मन रखने के लिए, एक समाज को सम्मान देने के लिए अगर आप भी ये कह देंगे कि हाँ भगवा हमारे लिए भी सम्मानित है क्योंकि वो आपके धर्म का प्रतीक चिन्ह है, तो इसमें क्या गलत हो जाएगा? मस्जिद पे आके लगा देंगे, वो आके हमारी ना, ये गलत बात है। जो मैंने सवाल पूछा ये उसका जवाब नहीं है। आप ये बोले कि वो भी सम्मानित है, लेकिन वो हमारे मस्जिद पर नहीं लगा सकते। दानिश जी देखिए, सुनिए, बात को कहने का तरीका भर होता है।
और बात को कहने के तरीके भर में बहुत कुछ बातें बदल जाती हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, भगवान राम आस्था के प्रतीक हैं आपके लिए, हमारे लिए भी सम्मानित है, लेकिन हमारे मस्जिद पर भगवा झंडा नहीं फहराया जाएगा, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। इतनी बात है, अपनी बात पूरी करें। नहीं, हम किसी के भी धर्म का अपमान नहीं करते। और सवाल ये है, मैं तो एक ही बात पूछता हूं कि रामनवमी के जुलूस में राम जी की महिमा का महिमा मंडन होना चाहिए, उसमें कोई परहेज और गुरेज नहीं है। आप देख लीजिए कैसे गाने बज रहे थे, आप उन गानों का वीडियो रिकॉर्डिंग तो सुनिए, किस किस की बातें हो रही थी। दूसरे नंबर की बात सुनिए, ये सारे प्रोसेशन जितने भी थे, अब के पहले भी रामनवमी के जुलूस हमने देखे हैं, और ऐसा नहीं है, हिंदू और मुसलमानों ने साथ में मिलकर मनाया, लेकिन ये लोग जो सांप्रदायिकता की आग में बढ़ावा दे रहे हैं, उनसे दिक्कत है। सुनिए, आप मुझे बताइए कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उस प्रोसेशन में खुली तलवारों, क्या तलवारें हथियार धारा के मातहत प्रतिबंधित नहीं है, क्यों दी गई थी? और रामनवमी जैसे शांतिपूर्वक और इतने अच्छे त्योहार पे क्या जरूरत है उनकी? क्या जरूरत है उसकी? और अगर आपको लगता है कि इस तरीके का प्रॉब्लम है तो इन सारी चीजों को रखना चाहिए, कोई जरूरत है। सवाल ये है कि आप प्रोसेशन में हथियारों को ले जाके क्या दिखाना चाहते हैं? दरअसल सुनिए मेरी बात, ईमानदारी के साथ दोनों तरफ अगर रोक नहीं लगेगी तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस के जो बयान आ रहे हैं कि इस देश को रोकना पड़ेगा वरना सांप्रदायिकता की आग में हम झुलसते चले जाएंगे, विनोद बंसल जी जैसे लोग वही काम कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। विनोद बंसल जैसे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और मतीन जैसे लोग नहीं कर रहे हैं। अब मुझे शाहिद अली जी एक बात बताएं, मैं इससे पहले कि वो हनुमान चालीसा के पाठ पर सवाल पूछूं, आपको तो एक सुर में ये भी कहना चाहिए कि अगर कपिल मिश्रा पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी शिकंजा उन पर कसना चाहिए, तो आपको तो ये भी कहना चाहिए कि पीएफआई जैसे संगठन को तुरंत बैन करना चाहिए। अगर वो सिमी का दूसरा रूप नजर आता है, अगर इतनी सारी सरकारें, जिसमें केरल की सरकार को भी शामिल हम करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा संरक्षण पीएफआई को मिला, अगर वो तक अपनी एफिडेविट डालती है कि हाँ इसके हत्याओं में संलिप्तता है, ऐसे संगठन को क्यों ना बैन किया जाए? मुझे बताइए, विश्व हिंदू परिषद को क्यों ना बैन किया जाए? विनोद बंसल जी ने अभी यहाँ पर बैठकर इसी चैनल के माध्यम से जो स्टेटमेंट दिया है, इसने मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को सांप से तुलना की, और जो पुरानी सरकारों को कहा कि वो सांप को दूध पिलाने वाली सरकारें थी जो अब नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों को क्यों बैन नहीं किया जाए? ऐसे लोगों की असली जगह जेल में क्यों नहीं है? उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जो हिंसा भड़काते हैं, उन्होंने पूरी कौम को टारगेट नहीं किया। शाहिद अली जी, बातों को ट्विस्ट ना करें। पूरी कौम को टारगेट उन्होंने किया। मुसलमान तो एपीजे अब्दुल कलाम भी थे भाई साहब, कुछ सीखिए। भाई साहब अब्दुल हमीद भी थे, भाई साहब आपने जो मुसलमान तो वो भी है, लेकिन आप तो औरंगजेब और उनके औलाद मानते हो ना। बात पे रहिए, मुश्किल तो यही है ना। नहीं विनोद बंसल जी, मेरा सवाल कुछ और था शाहिद जी से। शाहिद जी देखिए, आप सवाल को मेरे ट्विस्ट मत करिए। मैंने बड़ा स्ट्रेट सवाल पूछा कि पीएफआई जैसे संगठन बैन क्यों ना हो, आपको इजाजत दी जाती है? पीएफआई जैसे संगठन बैन क्यों ना हो? आपने ये कह दिया कि विनोद बंसल, अब वीएचपी का किसकी हत्या में मामले में विनोद बंसल जी का हाथ लिपटे, आप तो गजब बात कर रहे हैं, आप गजब तुलना कर रहे हैं शाहिद जी। मीनाक्षी जी, क्या आपके चैनल का उपयोग भड़काऊ भाषण के लिए हो सकता है? विनोद बंसल जी ने भड़काऊ भाषण दिया, अगर आपने नहीं सुना, उन्होंने उन जिहादियों को टारगेट किया जो किसी एक धर्म की आड़ में, उन्होंने उन कट्टरपंथियों को टारगेट किया जो अपने धर्म की आड़ में भड़काने का काम करते हैं। तो भड़काने का काम तो दंगाइयों को उन्होंने टारगेट किया। आप दंगाइयों को कभी कहते हैं कि दंगाई ना हिंदू होता है ना मुसलमान। और सुनिए शाहिद जी, गलत बात है। जरा जवाब दूं मैं। शाहिद जी दंगाई या तो आप तय कर लीजिए दंगाई हिंदू है या मुसलमान, उसके बाद फिर आप अपना तर्क रखें। पहले तो आप ये तय कर लें। जो भी कोई देश को तोड़ने की बात करे, कानून का उल्लंघन करे, चाहे वो किसी मजहब का है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और चैनल के माध्यम से किसी भी तरह से नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा इतना हिस्सा। बंसल जी, मीनाक्षी देखिए, मैं कहता हूँ ये जो बार बार भड़काऊ भाषण की बात कर रहे हैं, कभी किसी का नाम ले रहे हैं, कभी किसी का नाम ले रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इससे बड़ा भड़काऊ भाषण कोई नहीं हो सकता जो 5 बार नमाज के रूप में, अजान के रूप में देश भर की हजारों मस्जिदों के साथ में एक साथ प्रसारित होता है। उसमें क्या बोलते हैं पता है आपको? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह से बड़ा कोई है ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई उपास्य नहीं है, अल्लाह की उपासना के अलावा कोई किसी का उपासना नहीं की जा सकती। अरे भाई तुम क्या कहना चाहते हो? बहुत सकते हिंदू समाज को आप 5 बार धमका रहे हो, 5 बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के उनके अंदर जहर भर रहे हो।
कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। उल्लंघन है। अरे सर मानी चाहिए। अजान देना कानून मैं का कहता हूँ उल्लंघन है। यही प्रतिबंधित होना चाहिए देश के अजान अंदर। देना कानून का उल्लंघन सबसे है। बड़ा आप इसको कानून का उल्लंघन बता रहे हो। आप इसको बता रहे हो। तो ये कंटेंट है जिस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आज तक हम इसको सहन करते रहे। हजारों मस्जिदों से दिन में 5 बार चीख के चिल्ला के आकर हमारे ऊपर थूक रहे हैं धर्मांतरण। लेकिन शाहिद जी, आप एक हमें मिनट, धर्मांतरण करना चाहते हो, मुझे दानिश हमें जी धमकाना बताएं, चाहते हो ला आप। इलाहा इल्लल्लाह शर्म आनी का चाहिए मतलब इनको। क्या होता है? चलिए अजान विनोद कोई बंसल कहते हैं अगर जो गुमराह मुझे कर रहे हैं तो जरा आप इनसे बता क्या दीजिए मतलब ला है? इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है? देखिए सुनिए मेरी बात, सबसे मतलब पहली है बात, जो हिंदू धर्म के अंदर भी है कि एक ही ईश्वर है जो पूरी सृष्टि का निर्माता है, वही महान है। ये मतलब होता है अरे ईश्वर होता है। नहीं, हम ये नहीं कहते कि वही उपास्य अरे हो गए। शाहिद साहब अभी मैं इनको हमने कभी नहीं जबरदस्त कहा। जवाब देता अच्छा हूं। चलिए बताइए ठीक ना। है जी। दानिश कुरैशी आप जवाब देना चाहे थे विनोद बंसल के सवाल का। वो करो एक मिनट जी। हेलो जी वो सवाल पूछ रहे थे कि वो दरअसल ये आरोप लगा रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह के आप भी तो केवल अपने धर्म को सुपीरियर, अपने अल्लाह को सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं, ये उनका मत है। देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहली बात तो मेरे लिए क्या सुपीरियर है क्या इंफीरियर है ये तो मैं ही तय करूंगा। हमने बंसल जी से तो कहा नहीं है कि आप उसमें मानिए या मत हमारे मानिए। ऊपर क्यों थोप रहे हो भाई? अरे हमारे ऊपर क्यों आप थोप गए रहे हो कभी उसको? बंसल जी, कभी आप सुनिए मेरी बात, अजान के कॉल पे मुझे कभी आप नमाज के लिए गए हैं? 5 बार गला फाड़ के जो नमाज पढ़ते हो। देखिए पहले तो सुप्रीम आप कोर्ट के तरीके से नहीं, बात थोड़ा करना अच्छे से सीख बात लें। करिए विनोद जी। पहले तो आप तरीके से वो बात ये करना कह सीख रहे हैं कि लें। लाउड स्पीकर पर मैं इसको थोड़ा औकात नहीं बेहतर है तरीके बात से करने की तो कुरैशी जी बात ना आपके करें सामने आप, रखती हूँ। समझे? वो ये कह रहे हैं कि पहले लाउड हैसियत में रह के स्पीकर बात पर करें क्यों विनोद सुनाया बंसल। जाता है इसे, और नहीं, अगर हैसियत में रह इसके के बात करें विपरीत विनोद में बंसल। अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर भी लिया गया तो ये कहाँ से गलत हो गया? सुनिए देखिए, हनुमान चालीसे का किसी ने विरोध नहीं किया है, ना ही कोई विरोध कर रहा है। मैं जो कहना चाह रहा हूं ना, दरअसल ये जितने भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, अपने आप को जो राष्ट्रभक्त कहते हैं, बनावटी राष्ट्रभक्त, SDPI जैसे, सुनिए दरअसल मैं आपको बताता हूं, मैं आपको शुरुआत से ले जाता हूं। कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में हिजाब का मसला हुआ। हिजाब का जो प्रॉब्लम था वो बच्चियों का और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का था, ठीक है? वो मसला, अरे आप मत बोलिए बीच में, आपको मौका मिलेगा तब बोलिएगा। दीजिए दानिश की आवाज आए, ठीक है। अब सवाल ये है कि वो सारा झगड़ा था एडमिनिस्ट्रेशन का और बच्चियों के बीच में का, तो फिर हुआ क्या? ये बीच में कूद पड़े कि भाई हम भगवा गमछा पहन के जाएंगे। आप बताइए, भगवा गमछा हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कहीं भी कोई बच्चा कोई बच्ची इस्तेमाल करता है? तो प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन का और जो विक्टिम है या एक्यूज्ड है उसका है, उसके बीच में इनको कूदने का शौक है। प्रॉब्लम इससे है। मैं कहता हूं किसी भी चीज से प्रॉब्लम हो, जिसको भी हो, अब मैं दानिश मुझे जी तो नहीं इसमें आपको हनुमान एक और चालीसा से फैक्ट प्रॉब्लम। बताती हूँ कि जब इस पे और आगे तफ्तीश हुई तब पुलिस ने इस बात की जानकारी दी कि ये जो बच्चियां हैं जिन्होंने हिजाब को लेकर भी सवाल खड़े किए थे वो भी ये पीएफआई की स्टूडेंट विंग से जुड़ी हुई थी और इससे पहले वो हिजाब पहन के नहीं आ रही थी। एकाएक उन्होंने हिजाब पहनकर आना शुरू किया और उसके बाद फिर ये मसला बड़ा होता गया। अब आप इस पर अपनी राय रखें। जी बिल्कुल, चलिए मान लीजिए आपकी बात अभी सच मान लेते हैं कि भाई एकाएक मसला बड़ा हो गया, तो क्या इस देश में उस वक्त तक हिजाब पहनना पाबंदी थी? एकाएक की क्या बात है? मैंने अभी शर्ट पहन के बैठा हूं, एकाएक मेरी मर्जी हो जाएगी टी शर्ट पहन के घूमूंगा तो कोई पाबंदी है? जिस चीजों पे पाबंदी है उसके लिए रोक है। सवाल यही था। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका कोर ये है, सुनिए उसका कोर ये है, सुनिए उसका कोर ये है कि प्रॉब्लम अगर है किसी को भी अजान से है या इससे हनुमान चालीसा से है तो उसके लिए कानूनी तरीके इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक तरफ राज ठाकरे कहेंगे कि भाई अगर नहीं उतरेगा तो 2 मई के बाद हम कार्रवाई करेंगे, तो कैसे कार्रवाई करेंगे? वो सुपर पुलिस है। फिर उसके सामने मतीन बोलेगा तो फिर आपको थ्रेट लगेगी। तो प्रॉब्लम क्या है कि चाहे मतीन हो चाहे राज ठाकरे हो, उनको जाना तो कानूनी प्रोसेस में ही पड़ेगा। अगर कानूनी प्रोसेस के अलावा कोई भी बात करेगा तो वो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा इस देश में? बताइए। तो क्या रूल ऑफ लॉ नहीं है? इस बात पर सहमत है राजीव जेटली जी? नहीं, एक मिनट विनोद बंसल जी, राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव जी, दानिश जी इस बात पर तो सहमत हैं कि इस तरीके से भड़काने वाले, भाषण देने वाले, किसी भी दंगे को इंस्टिगेट करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति हो या फिर कोई संगठन हो, भले वो पीएफआई क्यों ना हो। बिल्कुल, कोई भी संगठन हो अगर इस तरीके से भड़काऊ भाषण देता है, भड़काता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और आजान की बात करें, मैं आधान बोल रहा हूँ, आधान। ये तो शाहिद साहब भी और कुरैशी साहब भी जानते होंगे। आधान का मतलब होता है कि नमाज का वक्त हो गया इसलिए अब आप आ जाइए नमाज पढ़ने के लिए। उसके लिए इतना बड़ा भोंपू बजाने की जरूरत क्या है? हमारे पास तो पहले से ही मोबाइल फोन है, उसमें टाइम आता है और 5 वक्त की नमाज का टाइम होता है। उसके बाद आपके पास हाथ में घड़ी पहनी हुई है, आपको वहां से भी पता चल जाता है। ये पुराने जमाने में जब आधान की जाती थी तो उसका मतलब यह था कि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप आ जाइए।
आज आप जो आधान और अजान को बुलडोजर बना के रख दिया है। जहां जहां आधान और अजान होते हैं वहां से हिंदू समाज की संख्या ही गायब हो जाती है। जहां जहां ये आवाज निकलती है वहां से देखिए आबादी पलायन कर जाती है। तो ये मुसीबत जो है, मैं इसको मुसीबत इसलिए कह रहा हूं, मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ रहा। ये मुसीबत जो पैदा की जा रही है, ये पैदा किसके लिए की जा रही है? देखिए आप जहां पर भी, मैं कल भी इसी बात को आपके सामने रख रहा था कि जहां पर भी अजान और अधान होती है, मुझे बताइए ना, कोई भी आंकड़ा निकाल के बता दीजिए कितनी संख्या रह गई है वहां पर, कितनी संख्या थी आज से 5 साल पहले। तो ये क्या, ये इसके पीछे का एजेंडा क्या, पहले इस बात को समझने की जरूरत है। हम बार-बार इस बात आप ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर और ये बार-बार सुनाने की या बताने की जरूरत क्या है? आप ये कह रहे हैं इसकी आवश्यकता क्या है? लोगों के पास अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद ये आधान आसान क्यों लाउड स्पीकर पर? दानिश, देखिए, सबसे पहले तो जेटली जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप मतीन को गलत समझते हैं, तो क्या आप राज ठाकरे जी को गलत समझते हैं? मैं भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे पूछूंगा। दूसरे नंबर की बात, अगर रह गई बात कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सरकार में हैं, बहुत सारे स्टेट में भी हैं और केंद्र में तो आप हैं ही। मुझे लगता था कि इस मामले को बहुत प्यार से भी सुलझाया जा सकता था। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी बड़े हैं उनको बुलाया जा सकता था। और प्रॉब्लम जो है, सुनिए, देश की जो प्रॉब्लम है, जो परेशानियां, लोग अगर वाकई में परेशान है तो वो बात रखी जा सकती थी कि इस तरीके की परेशानी है और इनके क्या रास्ते हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, भारतीय जनता पार्टी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में मानती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है पॉलिटिसाइज करने, सिचुएशन को पॉलिटिसाइज करने में करती है और रेडिकलाइजेशन जो उनका कोड है, बात करके अपना वोट बैंक जमा करना 2016 का निर्णय है। ठीक है, मैं वापस राजीव जेटली से इसका जवाब चाहती हूँ। राजीव जी, देखिए, कोई भी मसला है वो प्रबुद्ध नागरिक, उस धर्म को मानने वाले लोग और सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर तय कर सकते हैं। इस बात को इतना बड़ा कर देना और फिर एक पॉलिटिकल रंग दे देना, ये गलत है, ये दानिश कुरैशी का कहना है। नहीं, आपने तो डिबेट की शुरुआत में इन्होंने ये बात रख दी थी कि हमारे मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं बुलडोजर से। मैं तो कहता हूं हर सरकार की लिस्ट निकाल के देखिए, कितने सरकार जो बुलडोजर से अवैध कब्जे होते हैं उनको हटाया जाता है। और मैं फरीदाबाद रहता हूं, मैं अपने फरीदाबाद की बात बता सकता हूं। फॉरेस्ट के ऊपर कब्जा कर रखा है, फिर आप बोलेंगे उसके पीछे खान अहमद लिखा हुआ, आप इसलिए ये वाली बात कर रहे हैं। और जब उस कब्जे को हटाने के लिए जाया जाता है तो सभी कांग्रेसी नेता कूद जाते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं वहां जाकर के। वहां निकलने की जगह नहीं है, फरीदाबाद की दुकानें लगा ली गई है। और आप बताइए, अगर उन दुकानों को भी हटाया जाएगा तो भी ये इशू बनाया जाएगा, ये कि हमारे धर्म से जुड़े हुए लोगों को हटाया जा रहा है। लेकिन सरकारी आंकड़े, नोटिस देखिए ना, कितने होंगे, रेशियो ऑफ 10% भी नहीं होगा। जो इलीगल रूप से जो कब्जे हटाए जा रहे हैं उसमें 10% भी ऐसे नहीं होंगे। लेकिन उनको हाईलाइट करके राजनीतिक पार्टियां उनका नाम आगे रख देती है, फिर उसके बाद ये मुस्लिम स्कॉलर बैठ जाते हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। अरे भाई, हम सब लोग बराबर हैं और सब लोग कानून के हिसाब से चलेंगे, कोई धर्म के हिसाब से नहीं चलेंगे। अब आपने समझा, राजीव जी का दुख ये है कि नाम देखकर अतिक्रमण नहीं हटाए जाते, लेकिन इसके बावजूद अगर अतिक्रमण हट रहा है तो फिर नाम देखकर पॉलिटिक्स क्यों की जाती है? अतिक्रमण जब भी सरकार ने हटाया कहीं पर भी, उसके खिलाफ जो लोगों के पास राइट्स हैं प्रोटेस्ट करने के, वो तमाम, देखिए, अतिक्रमण करने वाले कोई मजहब विशेष के नहीं है। जिस तरह की बातें कर रहे हैं, फरीदाबाद में भी जिस जगह की जंगल की बात कर रहे हैं, वहां पर भी ज्यादातर हिंदू भाई हैं हमारे, जो लेकिन गरीब है वो लोग। नहीं तो क्या ये जो उनकी बात को उठाने के लिए पॉलिटिकली अगर इशू करता है अलग बात है, लेकिन खारगांव में जो किया, नहीं राजीव, गलत बोल रहे हैं, आपकी जानकारी को गलत ठहरा रहे हैं। खारगांव में वहां पर आपने सड़कों के ऊपर जाम लगाया गया, सड़कों के ऊपर जाम लगाया गया और उसके बाद धर्म का नाम दे दिया गया। सड़कों पर जाम लगाया गया, अवैध रूप से कब्जा किया गया और सड़कों पर जाम लगाया गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपकी जानकारी दे रहा हूँ। और उसमें कांग्रेसी नेता, बड़े बड़े नेता, सब लोग कूद गए। मैं भी यही हम ये मकान नहीं हटने देंगे। यही परंपरा है ना, उस परंपरा को तोड़ना है। सब लोगों को एक जैसा सरकार के नियमों की पालना करते हुए रहना है। ये कोई धर्म के आधार पर नहीं देखा जाएगा। और धर्म के आधार पर भी अगर मैं बात करूं तो जितना अधिकार हजार का, उससे उतना ही अधिकार हनुमान चालीसा का भी है। तो आपको ये सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। अगर राज ठाकरे बोले या कोई और बोले, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो आपको भी सुनना है। ठीक है, अब मैं इस पे विनोद बंसल, देखिए, दूसरा एंगल लेकर आती हूँ कि ऐसा तो नहीं है ना कि आज से अजान दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल्स भी निर्धारित कर रखे हैं कि अजान का डेसिबल कितना होना चाहिए, उस डेसिबल के अकॉर्डिंग अजान दी जा रही है और सालों से दी जा रही है। अचानक एकाएक अगर राज ठाकरे उठ के ये कहते हैं कि नहीं, हम भी जो है अब हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे,
ये भगवान को या अल्लाह को ये अपनी राजनीति का टूल क्यों बनाया जा रहा है? अरे आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, आप दिन के 8 पहर पढ़ लीजिए, 4 पहर पढ़ लीजिए। किसी को अगर अजान पढ़नी है तो अपने 5 पहर पढ़ेगा, क्या दिक्कत है? नहीं मीनाक्षी, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो इन्होंने जो बात कही कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, खरगोन की बात ये 6 बार कर चुके। खरगोन में कभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जबरदस्त, कई चैनलों ने चलाया भी है, कि जहां पर के स्वयं कुछ पुलिस अधिकारी जो है और हिंदुओं पर पत्थर फेंक रहे हैं। क्या ये क्या है भाई? ये कौन सी मानसिकता है? एक दूसरी बात, हाँ जी खरगोन के अंदर ऐसा हुआ है और वो उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है अभी। और दूसरी बात बताऊंगा आपको मैं, ये जो अजान की बात कर रहे हैं, देखिए अजान का जो आप कह रहे हैं ना कि अब निश्चित डेसिबल में, अरे निश्चित डेसिबल में होता तो किसी को तकलीफ क्यों होती? ये डेसिबल को तो क्रॉस कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, आपको नहीं पता क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2005 का निर्णय क्या कहता है? रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, और ये इनका बम्पू 5 बजे चालू हो जाता है। आप मुझे बताइए, और वो किस लिए? हिंदुओं को धर्मांतरित करने के लिए। जैसा राजीव जी ने बोला है, बड़ा गंभीर बात कही उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको सुधी दर्शकों को पता है अच्छी तरह से कि जहां पर ये मस्जिद मदरसे बनते हैं, वहां पर या तो हिंदू पलायन को मजबूर होता है, या धर्मांतरित हो जाता है, या उसको मार काट के खत्म कर दिया जाता है। ऐसे दुनिया के अनेक हिस्से हैं। जम्मू कश्मीर घाटी इसका ज्वलंत उदाहरण है। और हिंदू तीखी बात नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे आप कौन से प्रूफ लेकर बैठे हैं? बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जैसे जिहादी विस्तारित होते हैं, वहां से हिंदू जो है पलायन को मजबूर होता है। और आप देखिए कि जितने भी गोला बारूद पकड़े जाते हैं, जितना भी पत्थरों का जखीरा होता है, जहां पर पेट्रोल बम मिलते हैं, वो मस्जिद मदरसे होते हैं, और या मुस्लिम बाहुल बस्तियां, जिहादियों की बस्तियां, जहां पर के पहले से जमा करके रखे जाते हैं। आखिरकार उनको सैनिटाइज क्यों नहीं करती? एक और बात जितने मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, जहां पर वो ये है कि बात यहाँ से भी हो रही है, बात वहां से भी हो रही है, और इसका हल निकलना बहुत जरूरी है। अगर अजान को लेकर सवाल उठाने वाले लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ से हनुमान चालीसा को लेकर सवाल उठाने वाले लोग नहीं है। जब तक दोनों पक्ष आमने सामने साथ बैठेंगे नहीं, तब तक इस पर हल कैसे निकलेगा? और आज पीएफआई जैसे संगठन को मौका मिलेगा आग में घी डालने का। मैं आपको बताऊं, मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं, हनुमान चालीसा बोलने वालों को तो महाराष्ट्र सरकार अंदर कर देती है, और जो इलीगल अजान कर रहे हैं उनको नोटिस करती है। ठीक है, नहीं दानिश बोल रहे हैं, हिंदू समाज दोहराव कब तक बोले दानिश, आखिरी जवाब आप ही का, फिर मैं वाइंड अप करूंगी जी। दरअसल दिक्कत क्या है, सुनिए मेरी बात। जब स्टेट कंपोजिट राइट्स करने होते हैं ना, देखिए मैं आपको बताऊं, हजारों कमीशन हमारे यहाँ राइट्स के बनाए गए, और अल्टीमेटली जो हनुमान चालीसा, अगर हनुमान चालीसा बोल दी तो उसको अंदर कर दोगे आप, और अगर अजान निकल चल रही है लाखों सैकड़ों मस्जिदों से, आप जो कह रहे हैं स्टेट कंप्लिसिट राइट, यहाँ तो पीएफआई संगठन का सीधा हाथ दिखाई दे रहा है, इस संगठन की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। स्टेट कंप्लिसिट कहां से हो गया? ये मेरी बात, सवाल जब तक के कि अगर स्टेट अच्छा नहीं है तो नहीं। आपसे पूछ रहा हूं कि जिस स्टेट में जिस पार्टी की सरकार है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, आप ये बताइए वहां अकाउंटेबिलिटी क्यों तय नहीं की जाती? वहां पुलिस थाने के जो इंचार्ज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं, आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन क्यों नहीं करते? सुबह 5 बजे क्यों लोगों की नींद खराब करते हो, और लोगों को धर्मांतरण करने के लिए क्यों उकसा रहे हो? चलिए, विनोद बंसल जी, दानिश कुरैशी जी, शाहिद अली जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव जेटली भी हमारे साथ रहे, इस चर्चा में शरीक हुए। सवाल यही है कि ऐसा कोई भी संगठन जिसकी बातें, जिसकी हरकतें संदिग्ध हैं, या ना सिर्फ संदेह के दायरे में हैं, बल्कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, ऐसे संगठनों को सरकारों को तुरंत बैन करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।